Hi everyone, let us begin chemistry. Now, before this session we have already discussed about some facts of solid state, and that is defects in solids. We have already discussed about three types of these defects: stoichiometric defect, impurity defect and non-stoichiometric defect. Now today we will discuss about electrical properties of solids. Electrical properties of solids. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. अब ये टॉपिक समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक फिजिक्स मैं आपको बताऊंगा कि रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इनको हम लोग कैसे जानते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं. उसको समझने के बाद ही हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को बेहतर से समझ सकते हैं. तो अगर एक वायर सपोज किया जाए जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है और लेंथ जो है L है, ऐसा कोई मेटालिक वायर है, तो इसके लिए रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन है R इज इक्वल टू, ऐसे मैं आपको बताऊं पहले, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो वी कैन राइट R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A. L is the length of wire and A is area of cross section. And when we convert this into equation, we will have a proportionality constant R is equal to rho into L upon A. This rho is called specific resistance. ठीक है. अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस टू दी फ्लो ऑफ चार्ज. देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में करंट को कैसे डिफाइन करते हैं? करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम. मींस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. मतलब कोई चार्ज किस रेट से मूव कर रहा है, मतलब चार्ज के फ्लो करने की जो रेट है, रेट जब भी निकालना होता है टाइम से डिवाइड करते हैं. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. और इस चार्ज के फ्लो होने में कितना बाधा आ रहा है उसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस. ठीक है. जैसे सपोज करिए पॉइंट ए से आपको दौड़ के जाना है पॉइंट बी पर. ठीक है. तो आप आराम से सीधे चले जाएंगे अगर कोई हिंड्रेंस नहीं है. बीच में मान लीजिए कुछ ब्लॉक्स लगा दिए गए, लकड़ी लगा दिया गया ऐसे. ठीक है. कहीं लकड़ी लगा दिया गया, कहीं बेंच लगा दिया गया. तो यहां पर आपको ऐसे सीधे तो जा नहीं सकते, आपको ऐसे टर्न होकर जाना पड़ेगा, फिर टर्न होना पड़ेगा या जंप करना पड़ेगा, टर्न होना पड़ेगा. तो ये सब जितनी बाधा आपको दिख रहे हैं, हिंड्रेंस जो दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस. तो वैसे ही जब कोई मेटालिक वायर में चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है, चार्ज का फ्लो होता है, तो उसमें कई तरह के हिंड्रेंस क्रिएट होंगे. हिंड्रेंस कैसे होगा? जैसे मेटल के अंदर का स्ट्रक्चर अगर आप देखिए तो पॉजिटिव आयंस अपने जगह पर फिक्स होते हैं ऐसे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है, और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इधर उधर. ठीक है. जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे. अब मान लीजिए यहां से कोई इलेक्ट्रॉन एक एंट्री किया इसमें, तो उस पर एक अट्रैक्शन भी क्रिएट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन भी क्रिएट हो रहा है. तो ऐसे सीधे नहीं जा सकता. कभी कोई अट्रैक्ट करेगा, कोई कहीं रिपल्सन होगा, कहीं अट्रैक्शन होगा. इसकी वजह से उसका जो मूवमेंट होता है उसमें कई सारे हिंड्रेंस होते हैं, बाधा होते हैं. और उन्हीं सब बाधा को एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम दिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस. ठीक है. यानी रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ चार्ज. चार्ज के फ्लो होने में जितनी भी बाधा है सबको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं. ठीक है. ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो क्या है? तो आप देखिए, जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपका आया रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इसको पढ़ते हैं रो इंटू L अपॉन A. ठीक है. तो मैं यहीं से आपको समझा दे रहा हूं, इसको मैं मिटाता हूं और आपको समझा देता हूं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. तो R इज इक्वल टू क्या आया? रो इंटू L अपॉन A. अब मान लीजिए कि आपके वायर का लेंथ जो है, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर and area of cross section is 1 meter square, then
resistance is equal to rho into 1/1, और we can say resistance is equal to rho। ठीक है, यानी हम क्या कह सकते हैं, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक केस के लिए है रेजिस्टेंस। मतलब व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात है, या आप सिंपल ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर का तो एक्सपेरिमेंट में लिया नहीं जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर के फॉर्म में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा कॉमन फॉर्म है जो हर जगह काम आएगा, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि when the length of wire is 1 unit and the area of cross section is 1 unit square। ठीक है, अगर लेंथ 1 यूनिट है और एरिया जो है 1 यूनिट स्क्वायर है, जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर, ठीक है ना, उस समय उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ आया ना। अच्छा, फिजिक्स में जब भी हम लोग कोई चीज बात करते हैं, अभी मैं पिछला क्लास फिजिक्स ही ले रहा था, इससे पहले वाली क्लास मेरी फिजिक्स की थी, तो उसमें मैंने बच्चों को बताया कि फिजिक्स में कभी भी कोई चीज डिफाइन करो तो 3 स्टेप है उसके, एक डिफिनीशन, दूसरा उसका मैथमेटिकल इक्वेशन लिखो और तीसरा उसका यूनिट लिखो। तो ये टर्म हमारे फिजिक्स से रिलेटेड है, तो मैं वही 3 स्टेप्स, वही बेसिक स्टेप्स फॉलो करूंगा। अभी मैंने डिफाइन कर दिया रेजिस्टेंस क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है। अब इसकी यूनिट जान लीजिए। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, OHM। ठीक है ना, इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ओम। ठीक है, अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या यूनिट होगा, तो देखिए R इज इक्वल टू क्या है, रो इंटू L अपॉन A है, तो R इंटू A अपॉन L इज इक्वल टू हो जाएगा रो। ये डिनोमिनेटर इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये न्यूमरेटर इधर आके डिवाइड होगा। तो इसका यूनिट कैसे पता चल जाएगा, देखिए इन सब का यूनिट लिख दीजिए, इसका यूनिट पता चल जाएगा। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम है। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। और लेंथ का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो ये और ये कट गया, तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या आ गया, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, और मीटर था तो 1 मीटर कट गया, क्या बचा, ओम मीटर। ठीक है, इसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एक और नाम है रेजिस्टिविटी, भी इसी को कहते हैं। न्यूमेरिकल्स आता है, अभी हम लोग इसी 12th की केमिस्ट्री में जब 3rd चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो वहां आप देखिएगा ये सब चीज फिर से आएगा। ठीक है ना, तो मैं बार बार कहता हूं बच्चों से कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो भी अलग अलग मत समझिए, दे आर इंटर रिलेटेड। यू मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ। ठीक है, if you are reading in intermediate you must have ability to correlate at least physics, chemistry and math। ठीक है ना, you have if you have understanding about physics, chemistry and math, you will be able to do many type of exercises very easily। okay, तो आपको रिलेट करने आना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री को आप रिलेट करो ताकि उसके रिलेशनशिप को समझो। ठीक है ना, तो इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एक और नाम क्या है, रेजिस्टिविटी है। ठीक है, अब इतना जितना मैंने बताया उसको मैं वहां रख दूंगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका हम यूज करेंगे। चलिए, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू L अपॉन A। ठीक है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, शॉर्ट में लिखेंगे जगह कम है, ओम। और यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम मीटर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। ये मैंने कंक्लूजन अभी ड्रॉ किया। ठीक है ना, अच्छा, अब दूसरा चीज समझ लीजिए, कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है उसी को हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम आपका कंडक्टेंस होगा। ठीक है ना, बाधा जितनी ज्यादा होगी, चार्ज का फ्लो का जो रेट होगा उतना ही कम हो जाएगा। इसीलिए कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यही आपका सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल, मतलब इसका इनवर्स 1/R। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तुरंत हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यूनिट क्या होगा इसका यूनिट क्या होगा, रेजिस्टेंस का यूनिट आपको पता है क्या है, ओम। तो यहां ओम रखेंगे तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स। ठीक है, दूसरा चीज है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, तो जैसे
रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है, उसी तरह से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो होगा, देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यही रो है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, रो होता है, यही है, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो उसको कहेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा तब, देखिए यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या लिखा मैंने, ओम मीटर, तो इसी का रेसिप्रोकल होगा तो क्या यूनिट होगा, ओम मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, सॉरी ओम मीटर है इसका तो यहां रखेंगे तो दोनों इनवर्स हो जाएंगे, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसी को कभी ऐसे भी कहा जाता है, साइमन भी कहा जाता है ओम इनवर्स को, तो साइमन मीटर इनवर्स आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का ही दूसरा नाम है क्या, कंडक्टिविटी, ठीक है ना। तो मैंने चार चीज आपको बताया यहाँ पे, क्या, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक, कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी, और इसका सिंबल क्या है, कप्पा है, इसको के मत समझिएगा, इट इज ए ग्रीक लेटर कप्पा, ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है ना, इट इज ए ग्रीक लेटर कप्पा, इट इज यूज्ड टू डिनोट स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, ठीक है ना। तो चार चीज बताया आपको, क्या, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इसी को कहते हैं रेजिस्टिविटी रो, कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, ठीक है ना। तो चार टर्म हुए। अब इसी कंडक्टिविटी के जो वैल्यू हैं उसी के बेसिस पर सॉलिड के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया गया, ठीक है ना। तो ये बेसिक थिंग था जो मुझे समझाना था, ताकि जब मैं आपको आगे डिफाइन करूंगा तो ऐसा ना लगे आपको कि ये कंडक्टिविटी क्या होता है, ठीक है ना, इसका यूनिट ये क्या होगा, कैसे आया, ये सब क्वेश्चन एराइज होते हैं बच्चों के दिमाग में। तो खास करके जब हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो और दिक्कत होगी कि आप मुझसे मिल तो सकते नहीं है तुरंत, तो इसलिए आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देना मेरा काम है। जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है वो सब पॉसिबल क्वेश्चन का मैं जवाब देने का प्रयास करता हूँ। फिर भी अगर आपके कोई दिमाग में क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल उसको मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को कंडक्टिविटी वैल्यूज के बेसिस पर डिफाइन किया गया। जितने भी सॉलिड्स हैं उनके जब कंडक्टिविटी का वैल्यू देखा गया तो कंडक्टिविटी का वैल्यू का रेंज था 10⁻⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेकर के 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। जितने भी सॉलिड पाए गए उनकी कंडक्टिविटीज की वैल्यू, अभी मैंने बताया कप्पा, इसे कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो जितने भी सॉलिड पाए जाते हैं नेचर में, जो भी पाए गए, जितना स्टडी किया गया उसमें देखा गया कि उनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू जो थी 10⁻⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेकर के 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में थी, ठीक है। और यही रेंज था, और इसी रेंज में सबस्टेंस को तीन कैटेगरी में डिफाइन किया गया। पहला रेंज क्या था, 10⁻⁻20 से लेकर के 10⁻⁻10, ठीक है। वैल्यू तो यूनिट तो यही है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। तो जिनकी कंडक्टिविटी इसके बीच में होती है वैसे सबस्टेंस को कहते हैं इंसुलेटर्स, ठीक है। यानी उनमें कंडक्टेंस इतना कम है कि उससे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है ना। कोई भी सबस्टेंस जिसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू 10⁻⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेकर के 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में होती है, वैसे सबस्टेंस को क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, कुचालक, ठीक है ना। मतलब द सबस्टेंस व्हिच कंडक्टिविटी इज बिटवीन 10⁻⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स टू 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इज कॉल्ड इंसुलेटर, ठीक है ना। दूसरी चीज, ऐसे सबस्टेंस जिसकी कंडक्टिविटी 10⁴ से लेकर के 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, वैसे सबस्टेंस को कहते हैं हम लोग कंडक्टर्स। मतलब उनमें आसानी से इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो हो सकता है, ठीक है ना। दो चीज आपने देखा, इफ द रेंज ऑफ कंडक्टिविटी इज फ्रॉम 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10 then they are called insulators. If it is from 10⁴ to 10⁷, इतनी अगर कंडक्टिविटी हो तो उसको क्या कहेंगे, कंडक्टर्स कहेंगे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का एक होता है सबस्टेंस, एक सॉलिड की कैटेगरी ऐसी है जिसकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच का होता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं थोड़ा।
तो उसकी कहां से कहां होती है, 10⁻⁻⁻6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेकर के 10⁴ यही वाला ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसके बीच में अगर कंडक्टिविटी है तो वैसे सबस्टेंस को क्या कहते हैं हम लोग, सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, डिफिनीशन बहुत ही आसान है। देखिए इंसुलेटर का ना होगा तो ये रेंज है, यानी ऐसे सॉलिड जिनका कंडक्टिविटी 10⁻⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेकर के 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच का होता है, वैसे सॉलिड को कहते हैं इंसुलेटर। जिनके लिए ये वैल्यू 10⁴ से 10⁷ के बीच होता है उसको कहते हैं कंडक्टर्स, और जिनके लिए ये वैल्यू 10⁻⁻6 से लेकर के 10⁴ के बीच होता है उसको कहते हैं सेमी कंडक्टर। अब नाम से ही क्लियर है, आधा कंडक्टर है ये, सेमी मतलब आधा, अर्धचालक हिंदी होता है इसका। तो मतलब क्या हुआ, सेमी कंडक्टर्स आर सॉलिड्स विच हैव कंडक्टिविटी मोर देन इंसुलेटर बट लेस देन कंडक्टर। इनकी कंडक्टिविटी जो है इंसुलेटर से ज्यादा है लेकिन कंडक्टर से कम है। ठीक है, इसीलिए नाम इनका क्या पड़ा, सेमी कंडक्टर, आधा ये कंडक्टर जैसे है, अर्धचालक इसको कहते हैं। ठीक है, यानी दे आर सॉलिड्स हुज कंडक्टिविटी इज मोर देन इंसुलेटर्स बट लेस देन कंडक्टर्स। ठीक है ना, चलिए अब जो है तो ये आप बना डिफिनीशन लिख लीजिएगा तीनों का, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, कंडक्टर। डिफिनीशन में एक ही चीज आपको मेंशन करना है कि रेंज कितना है, जिसके कंडक्टिविटी इसके बीच में है उसको इंसुलेटर, इसके बीच में सेमी कंडक्टर, इसके बीच में कंडक्टर। ठीक है, डिफिनीशन लिख लीजिएगा आप। चलिए अब जो हमारे सॉलिड्स होते हैं, जो कंडक्टर्स हम लोग को बात करना है, कंडक्टर्स पे बात करना है और सेमी कंडक्टर पे। इंसुलेटर की तो बात करनी नहीं है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। तो जो सॉलिड्स होंगे हमारे जो कि कंडक्टर्स हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं मेटल्स और दूसरे हो सकते हैं आयनिक सॉलिड्स। ठीक है ना, जो सॉलिड कंडक्टर होते हैं यानी जिनकी कंडक्टिविटी 10⁴ से लेकर के 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच होती है, वो दो कैटेगरी में हो सकते हैं, या तो मेटल्स हो सकते हैं या तो आयनिक सॉलिड होंगे। अब जो मेटल्स होते हैं दे आर कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज मॉल्टेन स्टेट, यानी सॉलिड स्टेट में भी ये कंडक्टर होते हैं और जब पिघल जाएंगे, मॉल्टेन मतलब होता है गर्म करके जब उसको पिघला दिया जाए, तो दे आर कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मॉल्टेन स्टेट। ठीक है, लेकिन आयनिक सॉलिड सॉलिड स्टेट में कंडक्टर नहीं होते हैं, दे आर नॉट कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स लिख लीजिएगा, इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट में वो कंडक्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते, इससे पहले मैंने आपको बताया आयनिक सॉलिड्स में क्या होता है, पहले ही बताया इस चैप्टर में। मैंने जब पहला क्लास लिया होगा उस क्लास में या दूसरे क्लास में मैंने ये बताया था आपको। तो आयनिक सॉलिड आयंस से बने होते हैं, अपोजिट आयंस होते हैं उनमें, तो अपोजिट आयंस के बीच में एकदम स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसी वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से वो आयंस कंडक्टेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से सॉलिड स्टेट में वो कंडक्टर नहीं होते हैं। किस स्टेट में होते हैं, दे आर कंडक्टर्स इन मॉल्टेन स्टेट और इन सॉल्यूशन। मतलब अगर आप बात करें सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक सॉलिड है। देखिए सोडियम और क्लोराइड आयन से बना होगा, तो ये मॉल्टेन स्टेट यानी जब पिघला देंगे तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, या फिर सॉल्यूशन में जैसे पानी में घोल करके नमक पानी का घोल बना देंगे तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, इसमें करंट कैरियर क्या होते हैं, करंट कौन कैरी करता है, करंट कैरियर, इसमें कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन। इसमें करंट कैरी करने वाले स्पीशीज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है मेटल्स और आयनिक सॉलिड के कंडक्टेंस में। ठीक है ना, चलिए बहुत गर्मी है। नेक्स्ट, अब इस चीज को जो कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है सॉलिड को, उसको बैंड थ्योरी ने कैसे एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेनेशन ऑफ
इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बाय बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। अब बहुत सारे बच्चों को ये बैंड थ्योरी समझ नहीं आती है, लेकिन यहां बहुत सिंपल मैं बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिए, समझ आएगा। ठीक है, क्लास 11th के एनसीईआरटी चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग, ये जो चैप्टर है, ठीक है, इस चैप्टर के लास्ट में एक थ्योरी दी गई है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ये बैंड थ्योरी बना है। ठीक है ना। अब मैं बार बार बच्चों से कहता हूं कि देखिए, हर क्लास का अपने में इंपॉर्टेंस है। अगर आप 11th अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो 12th भी आपको नहीं समझ आएगी। मैं बार बार कहता हूं इस बात को। ठीक है, अधिकांश बच्चे होते हैं कि 12th में बोर्ड है तो 12th पढ़ लो, 11th को ऐसे थोड़े बहुत पढ़ लो। ऐसा नहीं होता है कि हर एक चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर आपको यहाँ पर कुछ डिफिकल्टी होगी तो आप एमओटी जाके एक बार पढ़ लीजिएगा 11th की, इसीलिए जगह मैंने बता दिया। एमओटी आप पढ़ लोगे तो बैंड थ्योरी कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। ठीक है ना, मैंने बता दिया इसीलिए। तो बाय द वे, इफ यू फील डिफिकल्टी देन यू कैन कंसल्ट दिस टॉपिक इन क्लास 11th बुक, ओके, एंड दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अब देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है, जैसे कोई एक एटम है जिसका 1s ऑर्बिटल है, दूसरा एटम है उसका भी 1s ऑर्बिटल है, तो ये दो ऑर्बिटल है, जब ये मिल करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जब मॉलिक्यूल बनता है, जैसे दो एटम है, जैसे हम लोग कह रहे हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 है, तो ये दो एटम से मिलकर बना है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। तो जैसे दो एटम मिलेंगे एक मॉलिक्यूल बनते समय, तो दोनों के ऑर्बिटल पहले मिल करके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात करें, 1s और 1s मिलेगा तो एक ऑर्बिटल बनेगा जो इसकी इन दोनों की एनर्जी से कम होगा, इसको हम लोग कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल होगा जो इन दोनों की एनर्जी से ज्यादा होगा और ठीक उतना ही ज्यादा होगा जितना ये कम है। ठीक है, इसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका नाम होता है सिग्मा 1s और इसका नाम होगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, स्टार लगाते हैं 1s। ठीक है, इस तरह से ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, अब अगर एक सॉलिड की बात करें, अब छोटे छोटे कई सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें। जैसे अगर देखिए सोडियम की बात करें, सोडियम का रिप्रेजेंटेशन है 1123। मतलब क्या है, ये 23 क्या है, इसका मोलर मास है। अगर हम लोग 23 ग्राम लिख दें तो 23 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ सोडियम। मतलब मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम। ये इंपॉर्टेंट बात है, इतने सारे एटम का मास 23 है। ये नहीं कि एक सोडियम का मास 23 ग्राम है, ये कभी मत समझिएगा। ये एक सोडियम का मास नहीं है, इट इज मोलर मास, मतलब इतने सारे सोडियम का मास 23 ग्राम है। ठीक है, तो अगर 23 ग्राम सोडियम मेटल आपके हाथ पे रखा जाए तो एक्चुअली उसमें कितने एटम्स हैं, ये सोडियम एटम्स हो गए। इतने सोडियम एटम्स आपके हाथ पर रखा हुआ है। ठीक है, समझ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसलिए मैंने बताया कि एक दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट हो कि 23 ग्राम अगर आपके हाथ पर सोडियम रखा जाए तो एक्चुअली में उसमें इतने सारे एटम रखे हैं। देखिए 10⁻23 है ये, मतलब इसके आगे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻23 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सारे एटम्स हो गए। ठीक है, तो अगर 23 ग्राम सोडियम रखा जाए यहाँ पर, 23 ग्राम सोचिए कि आपको पता भी नहीं चलेगा, 50 ग्राम से भी कम है, आधा हो गया लगभग, उतना रखा जाए तो इतने सारे एटम्स उसमें है। ठीक है, तो एक मेटल में बहुत सारे एटम है। तो ये तो मैंने दो एटम का केस लिया कि दो एटम में अगर 1s और 1s है तो दो ऑर्बिटल बनेगा। मान लीजिए 10 एटम है तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 10 बन जाएंगे इसमें। 100 एटम है तो 100 ऑर्बिटल ऐसे बन जाएगा। 1000 एटम है तो 1000 ऑर्बिटल बन जाएगा। 20,000 एटम है तो 20,000 एटम होंगे तो ऐसे 20,000 ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। ठीक है ना, यानी बैंड जो हम लोग कह रहे हैं बैंड थ्योरी में, वो एक्चुअल में क्या है, इट इज ए सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, यही मैं बता रहा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर आप पढ़ेंगे तो बैंड थ्योरी कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है कि दो एटम के अगर एक एक ऑर्बिटल मिलेंगे तो दो ऑर्बिटल बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो बनेंगे, एक बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग होगा। ऐसे सपोज करिए कि 1000 एटम है, 500 एटम इधर 500 एटम इधर, तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 1000 बनेंगे। ठीक है, तो 1000 ऑर्बिटल बनेंगे तो उनके बीच का एनर्जी बहुत ही कम होगा, एकदम गैप कम होगा और ये एक बैंड की तरह दिखाई देगा। ठीक है,
मान लीजिए कि इतने जगह में 10 ऑर्बिटल मैंने बनाए, इतनी जगह में 10,000 ऑर्बिटल बनाने हो तो क्या होगा, ऐसे ऐसे दिखाई देगा वो। और सोचिए कि 10 लाख ऑर्बिटल बनाने हो तब कैसा दिखाई देगा, ये ऐसे दिखाई देगा, बहुत सारे ऑर्बिटल इसके बीच में ऐसे ऐसे रहेंगे, तो ये लगेगा पूरा भरा हुआ है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। यही आपका बैंड थ्योरी में बैंड का मतलब यही हुआ, यानी बैंड इज ए सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब इसी के बेसिस पर आपको मैं समझा दूंगा कि सॉलिड के 3 कैटेगरी कैसे कैसे हुए, ठीक है। साथ ही साथ जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपने पढ़ा होगा तो वहां आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को उसी रूल के अकॉर्डिंग भरा जाता है, अबाउ प्रिंसिपल, हुंस रूल और पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल भरे जाते हैं, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाला, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरे जाते हैं। तो जहां तक भरा रहेगा, ठीक है, जहां तक इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, उसको कहते हैं वैलेंस बैंड, और जो ऑर्बिटल खाली रहते हैं उसको कहते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। सिंपल सी बात हो गई, यानी 3 बात हो गई, और तीनों बात मैं यहां लिख दे रहा हूं, उसके बाद बैंड थ्योरी का एक फिगर बनाएंगे, तुरंत आपको समझ आ जाएगा। बैंड क्या होता है, पहला चीज जान लीजिए। दूसरा चीज आप जान लीजिए वैलेंस बैंड क्या होता है, और तीसरा चीज जान लीजिए कंडक्शन बैंड क्या होता है, ठीक है। इसके बाद तुरंत आपको सब समझ आ जाएगा। चलिए, तो बैंड क्या है, इट इज ए सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन ए सॉलिड। किसी भी सॉलिड के स्ट्रक्चर में बहुत सारे एटम हो, बहुत सारे। अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया कि 23 ग्राम सोडियम हाथ पे रखा है, तो उसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स आपके हाथ पर है, मतलब उतने s ऑर्बिटल हैं, 1s ऑर्बिटल, ठीक है। एक सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 है। तो अगर कोई कहे 23 ग्राम सोडियम मतलब क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो गए, और इतने एटम्स होंगे तो भाई इतने ऑर्बिटल भी तो होंगे 1s वाले, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा मेटल रखने से ही बहुत सारे ऑर्बिटल्स वहां पर होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो बैंड इज ए सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन ए सॉलिड। वैलेंस बैंड क्या होते हैं, फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ ए सॉलिड फॉर्म ए बैंड कॉल्ड वैलेंस बैंड। तो ऐसे ऐसे 1s का एक बैंड बनेगा मान लीजिए, फिर 2s का बैंड बनेगा, फिर 2p का होगा, ऐसे ऐसे। तो जो सेट ऐसे भरा रहेगा, इलेक्ट्रॉन जहां भरे रहेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, वैलेंस बैंड कहेंगे, और जो खाली रहेगा उसको क्या कहेंगे, कंडक्शन बैंड कहेंगे, ठीक है। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के सेट भरे हुए इलेक्ट्रॉन से उसको वैलेंस बैंड, और जो खाली है उसको कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ ए सॉलिड फॉर्म वैलेंस बैंड, और एम्प्टी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, अब आगे लिख लीजिएगा, ऑफ ए सॉलिड फॉर्म कंडक्शन बैंड, ठीक है। यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड का। अब इस बेसिस पर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर को कैसे डिफाइन किया गया है, तो एक सिंपल सा फिगर देखिए, बड़े आसानी से आपको समझ आएगा, ठीक है। ये एनर्जी लेवल है, ठीक है। थोड़ा समय लूंगा फिगर बनाने में, आप नोट्स बनाइएगा तो उसमें भी आप फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने बनाया है, ये भरे हुए इलेक्ट्रॉन से, इसलिए मैं इसको सेव कर दे रहा हूं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, उसी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेव करके। अब
यहां क्या हुआ, पार्शियली फिल्ड, यानी जो पूरा बैंड था उसमें आधा भरा हुआ है आधा खाली है, ये पार्शियली फिल्ड बैंड। एक ही बैंड है जिसमें आधा भरा है या कुछ हिस्सा भरा हुआ है कुछ हिस्सा खाली है। यहाँ क्या है, दो अलग अलग बैंड है लेकिन ये ओवरलैप कर रहे हैं, ये खाली है और ये ओवरलैप कर रहा है इसमें, ठीक है, ओवरलैपिंग बैंड इसको कहेंगे, ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे हैं। इसमें क्या है, ये गैप है, ठीक है, और इसमें क्या है, यही गैप और ज्यादा है, बहुत ज्यादा गैप है, लार्ज गैप, ठीक है। फिगर में जो दिखाया गया है वो क्या क्या है ये भी डिनोट कर दें। ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये भी आपका क्या है, कंडक्शन बैंड है, ये भी क्या है, कंडक्शन बैंड है, और ये क्या है, वैलेंस बैंड, ये क्या है, वैलेंस बैंड है, ये क्या है, वैलेंस बैंड है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, ये अब देखिए ये दोनों को हम लोग कहते हैं कंडक्टर्स। ऐसे सॉलिड जिसमें, अभी डिफाइन करता हूं, इसको कहते हैं सेमी कंडक्टर, और ये जो है आपका केस है इंसुलेटर्स का। देखिए एकदम आसान सा एक फिगर बनाना है और चारों का डिफिनेशन, तीनों का डिफिनेशन क्लियरली बता सकते हैं हम लोग। क्या बताएंगे, देखिए कंडक्टर्स आर दो सॉलिड्स अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, कंडक्टर्स आर दो सॉलिड्स इन विच वैलेंस बैंड इज ओवरलैप्ड विथ कंडक्शन बैंड और दे हैव पार्शियली फिल्ड बैंड। या तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब उनमें एनर्जी का गैप बहुत कम है या नहीं के बराबर है, ठीक है ना। या फिर एक ही बैंड है जिसके कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, कुछ ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं और कुछ जो है खाली है, ठीक है। सो दैट देयर इज इजी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये गैप कम होगा तो जहां जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है वहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है वहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से खाली वाले ऑर्बिटल में जा सकते हैं, और खाली वाले ऑर्बिटल में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा द चार्ज इन मोशन विल क्रिएट ए करंट, ठीक है ना। तो करंट का डिफिनेशन क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इफ देयर इज फ्लो ऑफ चार्ज देयर विल बी सर्टेनली ए कंडक्टेंस, ठीक है ना, कंडक्टेंस जरूर होगा, कंडक्टिविटी भी होगी, ठीक है। तो इन केस ऑफ कंडक्टर्स दे हैव आइदर पार्शियली फिल्ड बैंड और वैलेंस बैंड विच ओवरलैप्स विद द कंडक्शन बैंड, ठीक है। सेमी कंडक्टर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, सेमी कंडक्टर ऐसे सॉलिड होते हैं जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, जिस कारण से ये जो है रूम टेम्परेचर पर तो इलेक्ट्रॉन नहीं एक्साइट हो सकता है, लेकिन जब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, जिसकी वजह से इनमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है। तो बहुत ज्यादा गैप होने की वजह से ये रूम टेम्परेचर पर भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा सकते, एक्साइट हो सकते, इलेक्ट्रॉन यहां से भरे हुए ऑर्बिटल से खाली ऑर्बिटल में नहीं जा सकते, और इसको अगर हाई टेम्परेचर दिया जाए, टेम्परेचर बढ़ाया भी जाए, तब भी यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां नहीं जा सकते, क्योंकि ये गैप जो है बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो मैं इसको इंग्लिश में डिफाइन भी कर दे रहा हूं एक बार, ये तो समझ गए होंगे आप। Conductors are those solids in which there is either partially filled band or conduction band and valence band overlap each other, ठीक है। कंडक्टर ऐसे सॉलिड होते हैं जिसमें या तो बैंड पार्शियली फिल्ड होता है, अपूर्ण होता है, या फिर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, क्रॉस करते हैं, ठीक है। सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, semiconductors are those solids in which there is a small gap between valence band and conduction band, ठीक है, so that at room temperature there is no excitation of electrons, but as soon as temperature is slightly increased, room temperature पर तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड नहीं जा पाता, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा इंक्रीज किया जाएगा the electron can easily get excited to conduction band and it results in conductivity। जैसे ही रूम टेम्परेचर, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, भरे हुए ऑर्बिटल
के इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में है वो कहाँ जा सकते हैं, कंडक्शन बैंड में, जिसकी वजह से आसानी से कंडक्टेंस होने लगेगी। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स आर दोज सॉलिड्स वेयर देयर इज ए लार्ज गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है। एज अ रिजल्ट the electrons cannot get excited from valence band to conduction band at the room temperature or at higher temperature। इलेक्ट्रॉन किसी भी स्थिति में, चाहे रूम टेम्परेचर की बात करें या रूम टेम्परेचर से ज्यादा होने पर भी, वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जंप नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से इनमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर्स का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है ना। अब इसमें से सेमी कंडक्टर हम लोग को थोड़ा सा और डिटेल में जानना है, तो मैं उस पर अब बात करूंगा। सेमी कंडक्टर्स में सेमी कंडक्टर्स, तो इसका डिफिनीशन तो आप जान ही गए होंगे, जिसकी कंडक्टिविटी 10⁻⁻6 साइमन मीटर इनवर्स से 10⁻⁴ साइमन मीटर इनवर्स के बीच होती है, वैसे सॉलिड्स को हम लोग कहते हैं सेमी कंडक्टर्स। अब ये सेमी कंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं। पहला हो गया इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स, और दूसरे हो गए एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। कम पड़ रहा है, बोर्ड छोटा है एक्चुअली, इसीलिए थोड़ा सा। इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, पहले इसकी बात कर लें। दे आर सेमी कंडक्टर्स विच हैव सेमी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी इनहेरेंट विद इन देम। इनहेरेंट मतलब जो स्वयं में हो। ठीक है, तो ऐसे सेमी कंडक्टर्स जिनकी सेमी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी उनके स्वयं के लक्षण की वजह से होता है, यानी कोई बाहरी चीज ऐड करने से नहीं, खुद पे खुद वो सेमी कंडक्टर होते हैं, वैसे सॉलिड्स को कहते हैं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। यानी दे आर सेमी कंडक्टर्स विच हैव सेमी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ड्यू टू देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जिनमें सेमी कंडक्टिंग की प्रॉपर्टी खुद पे खुद होती है, वैसे सेमी कंडक्टर्स को कहते हैं हम लोग इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। यानी डिफाइन कर दें, दे आर substance which have semi-conducting property inherent within them। ठीक है, it means no external oblique foreign substance is added to them। कोई बाहरी चीज उसमें नहीं मिलाया गया है। एग्जाम्पल है इसका सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। दे आर इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। सिलिकॉन जर्मेनियम है कहां पीरियोडिक टेबल में, 14 ग्रुप आप देखिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, लेड। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। 14 ग्रुप, पीरियड 3 एंड पीरियड 4। ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, दे आर सेमी कंडक्टर्स विच बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, एक्सट्रिंसिक का मतलब बाहरी चीज जिसमें मिलाया गया हो। ठीक है, तो उसको भी डिफाइन कर दें। Extrinsic semiconductor, they are semiconductors which are prepared by adding से अच्छा होगा डोपिंग, लिखाइए डोपिंग
intrinsic semiconductors by foreign atoms। ठीक है, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर कोई डोपेंट एटम मिला दिया जाए, बाहरी कोई फॉरेन एटम मिला दिया जाए, तो जो सेमीकंडक्टर आपको मिलेगा उसी को कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे सिलिकॉन डोप्ड विथ बोरॉन, सिलिकॉन डोप्ड विथ आर्सेनिक। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया आपका क्या, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसी तरह जर्मेनियम लिख सकते हैं, जर्मेनियम लिख सकते हैं। कोई भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें अगर कोई फॉरेन एटम का डोपिंग कर दिया जाए, मिला दिया जाए, इंप्यूरिटी डाल दिया जाए उसमें, तो वैसे जो सेमीकंडक्टर होंगे उसको हम लोग कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दे हैव इनहेंस्ड, इनहेंस मतलब बढ़ा हुआ, इनहेंस्ड सेमी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, मतलब इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तुलना में ज्यादा होगी। ठीक है, वो फॉरेन एटम मिला देने से इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो इसीलिए बनाया भी जाता है इनको। अब एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम लोग पढ़ेंगे। ये दो टाइप के होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहला होता है पी टाइप और दूसरा होता है एन टाइप। पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप है पी टाइप और एन टाइप। ठीक है, इसको बता देता हूं मैं। चलिए, थोड़ा जगह लेना पड़ा इसलिए बार बार हमें रब करना पड़ ही रहा है। ठीक है, आप याद रखिएगा, नोट करते रहिएगा, दोबारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, अवेलेबल टू यू ऑल पीपल, यू कैन वॉच इट ट्वाइस थ्राइस एज यू विश। ओके, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें पहला टाइप है, डिफिनेशन में डिफाइन कर चुका हूं। पहला हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं पी टाइप। पी टाइप, तो पी फॉर पॉजिटिव होल होता है। ठीक है, पी जो है लिखा गया है उसका मतलब है पॉजिटिव होल। अब ये कब बनता है, देखिए 14th ग्रुप में आपका जो एलिमेंट्स हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, लेड, ये आपके 14th ग्रुप के एलिमेंट है। इससे एक इलेक्ट्रॉन कम वाले यानी 13th ग्रुप का एलिमेंट अगर देखा जाए, क्या क्या है, सॉरी 13 ग्रुप है, बोरॉन होगा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, अगर इनको देखा जाएगा तो अब अगर मान लीजिए हम पहले सपोज करते हैं कि सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का लैटिस पहले बनाते हैं। ये सिलिकॉन है, ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा सिलिकॉन में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 14 ग्रुप है तो ये 4 होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 होंगे। ठीक है, तो मैं एक फिगर बनाता हूं, देखिए सिलिकॉन जो है बॉन्डिंग बनाएगा, सिलिकॉन का लैटिस बना रहा हूं, 4 बॉन्ड बनाएगा क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। देखिए ये सिलिकॉन है, जो इस सिलिकॉन की लैटिस बनाई गई है। हम जानते हैं कि सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 3 4। ऐसे ही दूसरे तरफ इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना दिया, इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना दिया, इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे ये बॉन्ड बना हुआ है। यानी जो लाइन में दिखा रहा हूं एक बॉन्ड, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो देखिए ऐसे जो सिलिकॉन का लैटिस ऐसे बना रहता है। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं, तो ये सिलिकॉन जो दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर, ये
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को दिखाया गया। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ठीक है। अब अगर इस सिलिकॉन में 13 ग्रुप का कोई एलिमेंट जैसे बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, जिसमें सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, उससे डोपिंग कर दिया जाए इसका। ठीक है, तो डोपिंग करने के बाद क्या होगा ये थोड़ा सा देखते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं। तो डोपिंग करते हैं हम लोग, किससे डोपिंग कर देते हैं? बोरॉन से। तो बोरॉन से डोपिंग कर दीजिए। मान लीजिए ये सिलिकॉन की जगह पे हमने बोरॉन ला दिया, तो क्या होगा देखिए, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, लैटिस का कुछ पार्ट ही तो बना रहे हैं, पूरा नहीं बना रहा भाई मैं। ठीक है ना, तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होगा, लेकिन हम लोग कुछ हिस्से को देख करके समझ रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने बोरॉन इंट्रोड्यूस कर दिया। अब बोरॉन इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा? बोरॉन इंट्रोड्यूस करने से देखिए क्या फर्क पड़ा। ये बोरॉन है, दिख रहा होगा। ठीक है, तो बोरॉन जो है 3 तरफ तो बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन एक तरफ सिलिकॉन के पास तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसकी वजह से यहां क्या क्रिएट हो गया? एक पॉजिटिव होल क्रिएट हो गया। मतलब एक इलेक्ट्रॉन वहां पर खाली हो गया, वहां नहीं है इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ना होने वाला जगह को ही हम लोग क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव होल कर रहे हैं। और इस तरह का जो कंडक्टर हमारा सेमी कंडक्टर बना, उसी को हम लोग कहते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक है ना, यानी when intrinsic semiconductor like silicon germanium is doped with atom having 1 electron less than silicon or germanium, that is atom of 13 group, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम में से किसी चीज को अगर मिला दिया जाए तो इस एटम के पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 3 तरफ तो ये बॉन्ड बना लेगा, लेकिन एक तरफ बॉन्ड नहीं बना पाएगा। एंड इट विल क्रिएट ए पॉजिटिव होल। एक सेंटर बन गया जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए उसको कह रहे हैं पॉजिटिव होल। एंड दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर इसकी फिगर देखिए तो बैंड थ्योरी क्या कहता है? इस तरह के सेमीकंडक्टर के लिए बैंड थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है? बैंड थ्योरी कहता है कि नॉर्मल सेमीकंडक्टर जो बनाया जाए और पी टाइप बनाया जाए, उसमें क्या डिफरेंस होगा। देखिए, दोनों में बैंड गैप बराबर रखा मैंने। तो ये आपका भरा हुआ बैंड हो गया, जिसको हम लोग वैलेंस बैंड कह रहे हैं, जो नीचे बना है। और ये ऊपर जो बनाया है मैंने, वो आपके वैकेंट हो गए, एम्प्टी बैंड है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कंडक्शन बैंड। ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। तो देखिए, ये है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर IS, और ये पी टाइप है। तो पी टाइप में क्या बताया गया कि एक पॉजिटिव होल क्रिएट करेगा। पॉजिटिव होल मतलब खाली ऑर्बिटल का एक बैंड बन जाएगा, और इस बैंड को कहेंगे हम लोग एक्सेप्टर बैंड। ठीक है, एक्सेप्टर बैंड कैसे बना? बोरॉन के पास 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी नहीं थी, सिर्फ 3 बॉन्ड बना पाया, तो एक तरफ का ऑर्बिटल खाली रह गया, और वही खाली ऑर्बिटल मिल करके खाली ऑर्बिटल का एक पतला सा बैंड बनाएंगे, जिसको हम लोग कहेंगे एक्सेप्टर बैंड। अब देखिए, सिंपल सी बात है, आप एक छोटा सा मैं एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, समझाने के लिए ले रहा हूं। जैसे बरसात के दिनों में पानी आ जाती है, अब यहां से आपको यहां जाना है, तो आप एक बार में जंप नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई बीच में अगर एक छोटा सा ईंट ले आके रख देता है, तो बहुत लोग यहां से यहां चल जाते हैं और यहां से यहां चल जाते हैं। ठीक है ना, उसी तरीके से यहां से इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से जा रहा था, उससे ज्यादा आसानी से जाएगा जब बीच में एक और ऑर्बिटल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसको यहां से यहां डायरेक्ट नहीं जंप करना है, यहां से इस ऑर्बिटल में जंप करना है, और उसके बाद से यहां जैसे ही जंप करेगा तो एक पॉजिटिव होल यहां क्रिएट हो जाएगा, और उसी पॉजिटिव होल की वजह से इसमें कंडक्टेंस क्रिएट होगा। इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग पी टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक है, पी टाइप को थोड़ा और मैं क्लियर कर रहा हूं, देखिए समझिए कैसे। ये जब यहां पर बॉन्ड नहीं बन पाया, तो खाली ऑर्बिटल का एक बैंड बन गया, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सेप्टर बैंड, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। खाली ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसलिए एक्सेप्टर बैंड है। अब इस यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल के चल जाएगा तो क्या होगा, ये जरा देखिए क्या होगा। इसको मैं मिटा रहा हूं। अब थोड़ा टिपिकल चीज है, ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। ये मान लीजिए एक्सेप्टर बैंड है, ठीक है, और ये आपका वैलेंस बैंड है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है,
और बड़ा मैं बना दे रहा हूं थोड़ा क्लियर समझने के लिए, प्लस इलेक्ट्रॉन ऐसे है क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है। अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, इसको मैं मिटा दूं, इलेक्ट्रॉन यहां बना दिया मैंने। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो देखिए ध्यान से, अब ये जैसे इलेक्ट्रॉन गया तो ये तो चला गया, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इसमें, ठीक है। अब 3 केस आप देखिए इसमें का, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, तो समझ आएगा आपको। प्लस इलेक्ट्रॉन, प्लस इलेक्ट्रॉन, प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहां पर खाली है ये। तो जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके हमारा यहां चला गया, ठीक है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां दिखाई नहीं देगा। अब ये कहां दिखाई देगा, यहां दिखाई देगा। चलिए इसकी बात तो हो गई। अब यहां देखिए, इसी वजह से इसका नाम पी टाइप पड़ा है। क्यों? द कंडक्टेंस इज ड्यू टू पॉजिटिव होल मूविंग इन दी लैटिस, ठीक है। पॉजिटिव होल मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, देखिए पॉजिटिव होल कहां है, लेफ्ट में है, ठीक है, पॉजिटिव होल लेफ्ट में है। जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आएगा, तो इलेक्ट्रॉन तो यहां आ गया, अब ये पॉजिटिव होल यहां पहुंच गया, ठीक है, खाली जगह जहां इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था वो यहां पहुंच गया। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, पॉजिटिव होल यहां पहुंच गया, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, पॉजिटिव होल ऐसे मूव कर रहा है। यही कॉन्सेप्ट भी है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन बताया जाता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चे कहते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो सर पॉजिटिव चार्ज क्यों बोला जा रहा है वहां पे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज भी मूव करेगा। बस देखने का नजरिया आपका सही होगा तब, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहा है, तो पहले पॉजिटिव चार्ज यहां था, खाली एक पॉजिटिव चार्ज, अभी वो कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गया, बाकी सब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जंप करने लगेंगे, एंड द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल बी अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, and the conductance is due to movement of positive charge. So this type of conductors are called, semiconductors are called p type semiconductors, ठीक है ना। तो आपको अगर पूछा जाए why is semiconductor of this type called p type semiconductor, it is because the conductance is due to movement of positive holes in the lattice, ठीक है ना। पॉजिटिव होल इसमें मूव कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे। फिर एक बार बता रहा हूं, देखिए पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था मेटल के अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव आयन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऊपर एक्सेप्टर बैंड में, तो ये खाली हो जाएगा। अब देखिए ये आपका देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप किया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुंच गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुंच गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। तो एक आदमी कह सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन एक आदमी ये भी कह सकता है कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। तो द कंडक्टेंस इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन द मूविंग इन द लैटिस, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब एन टाइप का केस देखते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर बी है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप कब होगा, देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, स्टेनस, लेड, ये 14 ग्रुप के एलिमेंट है। अब इनमें अगर 15 ग्रुप के एलिमेंट का डोपिंग कर दिया जाए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जैसे आर्सेनिक मिला दिया जाए, तो क्या होगा, सिलिकॉन है वैसे, ठीक है। अब इसमें आर्सेनिक का डोपिंग कर दिया जाए, आर्सेनिक का, तो आर्सेनिक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 15 ग्रुप का है तो 5 होंगे उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी वो 4 बॉन्ड बनाने के अलावा उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा, ठीक है। बना के दिखाता हूं मैं आपको, देखिए उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। आर्सेनिक की स्ट्रक्चर इस तरह से होगी, आर्सेनिक येलो कलर यूज किया मैंने, देखिए 4 बॉन्ड तो बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन और रह जाएगा, और इसी को हम लोग कहेंगे निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज,
क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बच गया एक्स्ट्रा, क्योंकि आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 बॉन्ड तो बन गया, उसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन बच गया, और यही इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए इसको कहते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो बैंड थ्योरी कैसे बताएगा इसको, बैंड थ्योरी ये बताएगा, एक मिनट चौक ले लूं, बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका फिगर देखिए क्या होगा, बल्कि मैं तीनों का फिगर बना दे रहा हूं अभी ताकि आपको क्लियर रहे, एक साथ आप जान जाएंगे सबको। सब सेमीकंडक्टर है इसलिए ऐसे ही बना है, सबका गैप बराबर है, ठीक है। अब ये वाला जो होगा, नीचे वाला जो है ये फील्ड है, वैलेंस बैंड है, ऊपर वाले क्या है, कंडक्शन बैंड है, खाली रहेगा, ठीक है ना, ये आपके कंडक्शन बैंड है। ये सीबी हो गया और ये आपका जीबी हो गया, ये सेमी कंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, ये आपका पी टाइप है। अभी मैंने बताया था पी टाइप में क्या होता है, खाली ऑर्बिटल का एक बैंड बन जाता है जिसको कहते हैं एक्सेप्टर बैंड, जो ठीक ये वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर रहेगा, ये खाली है लेकिन। और ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, एन टाइप में क्या होगा, देखिए बॉन्ड तो वो पूरा बना लिया, साथ में एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ ऑर्बिटल का बैंड होगा जो ठीक कंडक्शन बैंड के नीचे होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये पहली बात तो देखिए, एक्सेप्टर बैंड जो बना वो खाली था, जबकि डोनर बैंड जो बनेगा वो भरा रहेगा। दूसरी बात, एक्सेप्टर बैंड वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर है, जबकि डोनर बैंड जो होगा कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे है। तो दोनों ही तरीके से देखिए कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन अभी यहां मैंने बताया पी टाइप इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज मूव करने लगेगा, जिसकी वजह से इसको पी टाइप कहा गया। इसमें क्या है, इसकी वजह से कोई कंडक्टेंस नहीं हो रहा है। कंडक्टेंस क्यों होगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से इसमें चला जाएगा और ये मूव करेगा ऐसे ऐसे, तो इसलिए कंडक्टेंस इज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज मूविंग इन कंडक्शन बैंड। तो यहां पर इसको एन टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन पे है कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सो कंडक्टेंस इज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज मूविंग इन दी कंडक्शन बैंड, सो दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। हियर इन दिस केस द कंडक्टेंस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है वैलेंस बैंड में, जिसकी वजह से कंडक्टेंस है, इसीलिए इसको कहते हैं पी टाइप। और यहाँ इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है कंडक्शन बैंड में, तो यहाँ पर कंडक्टेंस का फैक्टर है और इसमें कहाँ है, यहाँ पर है। तो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पर पूछा जाता है कि पी टाइप एन टाइप क्यों नाम दिया गया, तो पी टाइप इसलिए नाम दिया गया क्योंकि कंडक्टेंस इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन वैलेंस बैंड। और इसको एन टाइप क्यों कहते हैं, बिकॉज कंडक्टेंस इज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन मूविंग इन दी कंडक्शन बैंड। इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं कहीं लिख तो नहीं रहा हूं, यहाँ मैंने लिखा है, इसका भी आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। वीडियो 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, लेकिन क्लियर करिए कॉन्सेप्ट, तो मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पी टाइप और एन टाइप सेमी कंडक्टर हो गए। अब जो एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर जो पी टाइप एन टाइप बनाया जाता है, उसके हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए इंपॉर्टेंस तो इतने से मैं गिना दूं कि जब नया जब मोबाइल आया, जब हम लोग शुरू किए थे मोबाइल यूज करना, मुझे तो याद है, हमें लगता है कि 2002 में मैंने पहला सेट, 2002 हमारे घर में आया था पहला सेट, 2002 या 2004 में, एग्जैक्ट नहीं आ रहा, इतना मोटा सेट हुआ करता था, ठीक है। नोकिया का वो 1600 करके आता था, 1100 करके आता था, इतना मोटा मोटा सेट होता था। अभी क्या है, एंड्रॉइड फोन है, इतना सारा फंक्शन है, इतना स्लिम है वो। दूसरा चीज आप देखिए, पहले डीवीडी प्लेयर आता था इतना मोटा सा फिल्म देखने के लिए, ठीक है। अभी फिर सीडी आया, ठीक है, कंप्रेस डिस्क, फिर आया डीवीडी आया, फिर अभी क्या आ गया, चिप आ गया। मोबाइल में देखिए मेमोरी कार्ड इतना पतला सा होता है, कैमरा में इतना पतला सा होता है, सबका जो जिसने साइज छोटा कर दिया इस दुनिया का सेमीकंडक्टर है, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस पे अगर बात करें, थोड़ा सा आप इसको जो टर्म लिख रहा हूं उसको थोड़ा और सर्च भी कर लीजिएगा, इंटरनेट बेस्ड चीजें हैं, तो आप थोड़ा सर्च करेंगे तो और आपका नॉलेज अच्छा हो जाएगा, ठीक है। डायोड क्या है, ये पी एन जंक्शन जो डायोड यूज करता है, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर का एक जंक्शन बनाया जाता है
जिसको यूज किया जाता है रेक्टिफायर्स में। रेक्टिफायर्स क्या होते हैं? एसी टू डीसी, डीसी टू एसी चेंज करने वाले जो डिवाइस होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टिफायर्स कहते हैं। ठीक है ना? जैसे आप देखिए मोबाइल का चार्ज करने के लिए एक चार्जर यूज किया जाता है, लैपटॉप चार्जर यूज किया जाता है, ठीक है, उनमें रेक्टिफायर्स का यूज किया जाता है। तो वो क्या होते हैं? पीएन जंक्शन यूज किया जाता है। ठीक है। और दूसरा जो होता है हमारा, जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जैसे रेडियो में यूज किया जाता है ट्रांजिस्टर्स, वो क्या होता है? दो टाइप के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। ये सैंडविच करके बनाया गया, मतलब एक टाइप जो एन टाइप है वो दो ठो पी टाइप का लेयर है, उसके बीच में एन टाइप लगा दिया गया, या फिर दो ठो एन टाइप का लेयर है उसके बीच में पी टाइप लगा दिया गया। ये ट्रांजिस्टर्स बनाने में यूज किया जाता है ये लेयर का। और ट्रांजिस्टर्स किस में यूज किए जाते हैं? रेडियो सिग्नल को कैच करने में। ठीक है ना? तो सिग्नल जो एम्पलीफिकेशन, उसके लिए वर्ड होगा, फिजिक्स का वर्ड होगा एम्पलीफाइंग ऑफ रेडियो सिग्नल्स, फॉर दैट पर्पज ट्रांजिस्टर इज यूज। ठीक है ना? और भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो डेली लाइफ में हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस इसके मिलते हैं। सोलर सेल भी जो होता है, फोटो डायोड होता है, सोलर सेल, ठीक है, दे आर फोटो डायोड, दे आर यूज टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और भी एप्लीकेशंस आप देख लीजिएगा, बुक्स आप कोई ना कोई बुक पढ़ ही रहे होंगे तो उस बुक से आप जो है और भी एप्लीकेशंस नोट कर लीजिएगा, पूछा भी जाता है व्हाट आर द सेवरल एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है ना? तो आप ये सब नोट कर लीजिएगा। और जो ये टॉपिक है देखिए, ठीक है ना, इसको ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ आया दोबारा देखिए, क्योंकि उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है? हम लोग को जो मूवी पसंद होती है हम लोग 2 बार देख लेते हैं, 3 बार देख लेते हैं, फिर आता है मूवी तो फिर देख लेते हैं उसको। ठीक है? तो क्या है, अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है 3 बार सुन लेते हैं, वैसे भाई पढ़ाई भी है, अगर आपको अच्छा लगेगा, पढ़ाई इंटरेस्ट होगा तो आप 4 बार देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो ठीक है फिर, ओके, थैंक यू सो मच, ओके।